नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं जिसमें कि अध्यापक शिक्षा को लेकर के, टीचर एजुकेशन को लेकर के, टीचर एजुकेशन में भी हम सुलमेन के दृष्टिकोण को देखेंगे कि अध्यापक शिक्षा के प्रति सुलमेन का क्या दृष्टिकोण रहा है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि खास करके आप एजुकेशन सब्जेक्ट में, शिक्षा शास्त्र विषय में देखेंगे तो एनटीए नेट में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, मैक्सिमम टाइम आता है। कुछ ही ऐसे बार ऐसे होते हैं कि जहाँ से यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, नहीं तो प्रायः प्रश्न आते हैं, ऐसा दिखा है। तो इसी के कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे जब अध्यापक शिक्षा के प्रति जो सुलमेन का दृष्टिकोण है, तो ये सुलमेन साहब कौन थे? तो एल.एस. सुलमेन, एल.एस. सुलमेन, ये एल.एस. सुलमेन जो थे वो अमेरिका के वासी थे। अमेरिका के आप शिक्षाविद कहेंगे इसको, इनको मनोवैज्ञानिक थे, समाज सुधारक थे, शिक्षा सुधारक थे। तो मुख्य तौर पर इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। खास करके हम अध्यापक शिक्षा की बात करेंगे, हम नॉर्मल शिक्षा की बात करेंगे तो सुलमेन के जो दृष्टिकोण हैं, सुलमेन का जो आधार रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इनका जन्म जो होता है वो जन्म 1930 ईस्वी में होता है। 1930 ईस्वी में अमेरिका के एक शहर हैं शिकागो शहर में इनका जन्म होता है। और इन्होंने अध्यापक शिक्षा पर, खास करके अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम पर इन्होंने बहुत विस्तार से अध्ययन किया है और इन्होंने विस्तार पूर्वक इन्होंने व्याख्यान दिया है कि किस प्रकार की अध्यापक शिक्षा होनी चाहिए। खास करके आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के प्रसंगाधीन जानकारी को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। हम अगर इनकी बात करें तो खास करके 1986 1986 ये ईस्वी जो है अध्यापक शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ईस्वी रहा है, क्योंकि 1986 में ही इनका पहला दृष्टिकोण आया है सामने अध्यापक शिक्षा के ऊपर। अध्यापक शिक्षा के ऊपर इनका जो दृष्टिकोण रहा है, इन्होंने कहा है कि अध्यापक शिक्षा में मुख्य तौर पर ये दो ध्रुव पर काम करता है। अध्यापक शिक्षा जो है वो मुख्य तौर पर दो ध्रुव पर काम करता है। दो ध्रुव का मतलब है विषय वस्तु और शिक्षा से संबंधित। ये दो ध्रुव काम करता है। मैंने कहा कि एक होता है विषय वस्तु, अर्थात कोई भी अध्यापक हो उनको विषय वस्तु संबंधी बहुत गहन जानकारी होनी चाहिए। किसी भी अध्यापक को विषय वस्तु को लेकर, ये तो भैया है ही, जब हम किसी को पढ़ाने जाते हैं और उसी विषय वस्तु की जानकारी अगर हमें खुद नहीं है तो हम ट्रांसफ़र कहाँ से करेंगे, हम उसको समझाएंगे कहाँ से, हम उसके बारे में क्या बताएंगे। तो सबसे प्रमुख चीज़ इन्होंने कहा है कि विषय वस्तु का गहन अध्ययन, विषय वस्तु का गहन ज्ञान किसी भी अध्यापक के पास होना ही चाहिए, पहला ध्रुव। और दूसरा ध्रुव इन्होंने बताया है कि शिक्षा से संबंधित ज्ञान, अर्थात शिक्षा शास्त्र से संबंधित। यहाँ पर हम लिख दें कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित ज्ञान, क्योंकि शिक्षा शास्त्र जो है वो ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से रखता है। तो इसी के कारण इनका एक विषय वस्तु और दूसरा शिक्षा शास्त्र से संबंधित। इन्होंने बताया है आगे कि किसी भी शिक्षक पाठ्यक्रम में, जो हम शिक्षक पाठ्यक्रम को बनाते हैं, उसमें सबसे प्रमुख चीज़ क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला तो उसका कोई कोड ही नहीं है, उसका तो कोई दूसरा कोई पैमाना नहीं है। पहला क्या है? तो विषय वस्तु का ज्ञान, जिस भी विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके विषय में गहन जानकारी। और दूसरा जो है वो हम किस प्रकार से हम व्यवस्थित ज्ञान को रखेंगे, वो हमें कौन कौन बताता है? तो शिक्षा शास्त्र बताता है। इन्होंने बताया कि शिक्षा शास्त्र हमें इस बात की जानकारी देता है कि शिक्षा के जो क्रमिक अध्ययन हैं हम उसको किस प्रकार से रखें, हम किस प्रकार से करें। तो इन्होंने इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
इन्होंने आगे कहा है कि शिक्षक के ज्ञान का मुख्य आधार जो होता है वो उनके विषय वस्तु का ज्ञान, उनके शैक्षणिक अनुभव का ज्ञान और साथ में उनके पेशेवर अर्थात पेशेवर जानकारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन्होंने शिक्षक के या छात्रों के ऊपर इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा है कि जब कोई भी शिक्षक अपने छात्रों के लिए वो पढ़ाने के लिए जाते हैं, जब शिक्षक क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है, तो शिक्षक का काम होता है बच्चों के अधिगम का विकास करना, उसके बारे में जानकारी रखना अर्थात उसके पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी रखना अर्थात और साथ ही उसके अधिगम को बढ़ाना, उसके अधिगम को बढ़ाने में सहायता करना। तो उन्होंने कहा क्यों, इसलिए क्योंकि जो छात्र होते हैं वो शिक्षक की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। तो जब शिक्षक की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं तो उनकी गतिविधि अर्थात शिक्षक की भी गतिविधि अत्यंत आवश्यक है कि वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि उनकी गतिविधि अगर अच्छी होगी तो छात्रों की गतिविधि भी अच्छी हो जाएगी। तो इन्होंने विशेष करके शिक्षक पाठ्यक्रम में गतिविधियों की जानकारी, खास करके व्यवस्थीकरण, कि हम किस प्रकार से जब छात्र आता है तो हम किस प्रकार से उसके पूर्व ज्ञान से हम परिचित हों, उसको हम किस प्रकार से रूबरू हों, हम उसके किस प्रकार से इंटरेक्ट हों, उससे किस प्रकार से हम जो छात्र बहुत तेज़ हैं उससे हम किस प्रकार से इंटरेक्शन करें, जो छात्र मध्यम है उसके साथ हम किस प्रकार से अपना व्यवस्थान करें, फिर जो छात्र मध्यम से भी कम हैं उनके साथ हम किस प्रकार से ट्रीट करें। तो ये इन सारी चीज़ों की जानकारी इन्होंने सुलेमान ने 1986 के आसपास दी है। फिर 1987 अर्थात 86 के एक साल बाद इन्होंने अध्यापक शिक्षा में और ज़्यादा बृहद जानकारी दी है और इन्होंने इसको और भी क्रमिक ढंग से रखा है, व्यवस्थित ढंग से रखा है। इन्होंने कहा कि जब भी अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम बनते हैं उसमें क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो विषय वस्तु पर किया है कि विषय वस्तु की जानकारी, फिर विषय वस्तु की जानकारी के साथ साथ शिक्षा शास्त्र की जानकारी जो दूसरा ध्रुव इन्होंने माना है, फिर उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान से संबंधित जानकारी, फिर उन्होंने कहा कि तकनीकी से संबंधित जानकारी, फिर उन्होंने कहा कि जो हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं अर्थात प्रबंधन से संबंधित जानकारी, फिर जो गतिविधि जो छात्र की जो गतिविधि होती है उसको अपनाने की जानकारी, और फिर दार्शनिक परिप्रेक्ष्य अर्थात दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की भी जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी, ये सब सारी जानकारी एक शिक्षक के पास निश्चित तौर पर होने चाहिए। ये इन्होंने 1987 में बताया है कि ये सब सारी जानकारी निश्चित तौर पर होनी चाहिए, तभी एक शिक्षक अपनी कक्षा में वो संपूर्ण रूप से विषय के ज्ञान को भी देंगे और अपने कक्षा प्रबंधन को भी बहुत बेहतर ढंग से वो परिपोषित करेंगे। तो इन्होंने इसके ऊपर एक उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम करता है। जब हम उसको इनपुट देते हैं फिर वो प्रोसेस करता है, फिर वो आउटपुट देता है। ठीक उसी प्रकार से जो अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं, पहले जो छात्र होते हैं छात्र को पहले इनपुट देते हैं। छात्र जब इनपुट देते हैं अर्थात ज्ञान का इनपुट देते हैं, ज्ञान को वो देते हैं, व्यवस्थित ढंग से देते हैं, शैक्षणिक तत्वों के साथ देते हैं। तो जब इन्होंने इनपुट दिया तो छात्रों के ज्ञान में वो ज्ञान क्या होता है, वो प्रोसेस की क्रिया में आता है, प्रक्रिया में आता है। अब प्रक्रिया में आता है तो वो क्या करता है, उसके व्यवहार को परिवर्तित करता है। जब व्यवहार को परिवर्तित करता है तो वो आउटपुट के रूप में अर्थात उसके व्यवहार में तत्जन्य परिवर्तन जो आता है वो क्या होता है, उसका आउटपुट होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जब शिक्षक छात्र को पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी मनस्थिति में उसको परिपोषित करता है, उसकी जानकारी को इकट्ठा करता है, संग्रहित करता है, जिस प्रकार से कंप्यूटर करता है कि जब हम इनपुट देते हैं तो वो संग्रहित करके वो आउटपुट आपके सामने में देता है। ठीक उसी प्रकार से जानकारी देने के पश्चात वो क्या करता है, छात्र उसको क्या करता है, अपने मनोमस्तिष्क में परिपोषित करता है और संग्रहित करता है। और संग्रहित होने के बाद जब भी वो जानकारी की
होती है तो वो जानकारी दूसरे तक वो पहुंचाने की क्रिया करता है। ठीक उसी प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन, मुख्य तौर पर इन्होंने कहा कि व्यवहार में जब परिवर्तन होता है वो उसका आउटपुट माना गया है। तो इन्होंने सुलमेन ने एल.एस. सुलमेन ने जो एक महत्वपूर्ण, खास करके शिक्षक अध्यापक शिक्षा के दृष्टिकोण पर इन्होंने तर्क जो दिया है वो बहुत ही बेहतर तर्क इन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी पूर्वक आपने इन चीज़ों को समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाला सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।